हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही हैं और हर कोई देश अपनी अपनी सिचुएशन को, पोजीशन को फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी सिचुएशन के अंदर एक बड़े देश की, खासकर जिसे हम जर्मनी कहते हैं, बहुत बड़े देश, बहुत शक्तिशाली देश, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर दोनों के अंदर मेन कंटेंडर रहा है, वो उसकी बात आज मैं करने वाला हूँ। वो क्या सोच रहा है या उसकी पोजीशन क्या है इस पूरे वर्ल्ड वॉर में, क्योंकि ये पूरी सिचुएशन को चेंज करने वाला है। या जो भी सिचुएशन, जो भी ग्रुप्स आज के दिन बन रहे हैं, जो भी पार्टी बन रही है, ग्रुप्स बन रहे हैं, उसमें एक ग्रुप चाइना का है, दूसरा अमेरिका का है। तो कौन सा देश किसके पाले में जा रहा है, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट देश जर्मनी का डिस्कशन करना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल इसके हालात में थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है और सिचुएशंस बदलती हुई नज़र आ रही हैं। चलिए इसके बारे में टोटल एनालिसिस करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस और एक एलेबोरेटेड एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही बताना चाहूँगा कि हमारी एक ऐप लॉन्च हो चुकी है। उस ऐप के अंदर जो हमने यूपीएससी से प्रिपरेशन का जो पूरा कंटेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दिया है। अगर आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो लगभग हर स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है, और इस स्टूडेंट के लिए हमने बहुत ही मिनिमम फीस रखी है, जो कि ना के बराबर है 500 रुपये महीने के अनुसार। तो दोस्तों, अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है, और अगर आप ऐप को डाउनलोड करके फ्री में कंटेंट और टेस्ट देना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। हर तरीके के स्टूडेंट को हर फैसिलिटी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की गई है। तो दोस्तों, टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। टॉपिक है जर्मनी। जर्मनी किस तरीके से किसका साथ देगा, मैं इसके ऊपर डिस्कशन आज करने जा रहा हूं। लेकिन हालात समझ लीजिए, मामला क्या है। अब जिस तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, भारत, चीन और लगभग चीन से हज़ारों किलोमीटर दूर एक दूसरा देश मौजूद है जिसका नाम है जर्मनी। यहाँ चाइना है, और इससे लगभग हज़ारों किलोमीटर दूर एक देश जो बहुत अच्छे तरीके से मौजूद है या इस्टेब्लिश्ड है, वो है जर्मनी। अगर आप जर्मनी का हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो जर्मनी की यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों के अंदर पूरे तरीके से इन दोनों की ही आपस में लड़ाई हुई। यानी कहीं ना कहीं एक ये जो रेशियल रेस है या जो एथनिक रेस है, ये जो रेस का जो इशू है, जो एथनिक रेस है, जो जर्मन वर्सेस फ्रेंच और जर्मन वर्सेस ब्रिटिश की बात आ रही है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और ये आज भी अगर आप देखेंगे तो जर्मनी पूरे के पूरे यूरोप पर डोमिनेंस के लिए इन दोनों ही देशों से कंपटीशन कर रहा होता है। लेकिन अब इस जर्मनी को यदि देखा जाए तो बीच में इस पोलैंड को छोड़ दिया जाए तो बेलारूस वगैरह जो इग्नोर हो सकते हैं, तो पूरे का पूरा जो रशिया है वो जर्मनी को फ्रंट पे मिलता है, और जर्मनी को क्रॉस करने के बाद ही यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे कम्युनिस्ट नेशन या पुराना जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था, उसको अगर आप सीधे तौर पर आज भी देखते हैं तो उसमें रशिया और चाइना दो बड़े पावरफुल कंट्रीज़ हैं। रशिया और चाइना दो बड़े पावरफुल कंट्रीज़ हैं। और उसके बाद दूसरा ब्लॉक जो है वो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, एक तरफ एक ब्लॉक कम्युनिस्ट ब्लॉक में चाइना और रशिया शुरू से रहे हैं, और यहाँ बाल्टिक से लेकर एड्रियाटिक के बीच की एक लाइन आयरन कर्टन के बारे में कहा गया, और उसमें जर्मनी हमेशा फ्रंट पर रहा। उसके पीछे की तरफ फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम है, और सारी सिचुएशंस या सभी लोग उससे पीछे की तरफ मौजूद हैं। ऐसे में अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ जब भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ या सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो जर्मनी इनके बीच में मौजूद था। और जब कोल्ड वॉर पीरियड चल रहा था, जब पूरे का पूरा कोल्ड वॉर चल रहा था, तो ये पूरा इलाका जो था वो कम्युनिस्ट ब्लॉक कहला रहा था, तो जर्मनी फ्रंट पे था। जर्मनी वॉज द फ्रंटियर स्टेट ऑफ कोल्ड वॉर। ऐसी सिचुएशन में जर्मनी को ये हीट मालूम है, या पूरे कोल्ड वॉर पीरियड में जर्मनी जो है वो जिस तरीके से हैंडल हुआ है, वो जर्मनी का एक बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस दुनिया के अंदर रहा है। फिर भी जिस तरीके से रिवाइवल ऑफ जर्मनी हुआ इस दुनिया के अंदर, तो जर्मनी ने अपनी धाक जमाई, और जैसे ही यूरोपियन यूनियन एस्टेब्लिश होना शुरू हुआ, इस यूरोपियन यूनियन के ऊपर 3 देशों का कब्जा, 3 देशों ने 27 देशों की इकोनॉमी के ऊपर 3 देशों ने कब्जा करने का पूरा प्लान बनाया, और पूरी सिचुएशंस इन्हीं 3 के आसपास दोबारा से घूमती रही। और अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखोगे तो यही 3 देश जो थे वो इस पूरे इलाके पर डोमिनेंस के लिए दोबारा से साइलेंट वॉर ही सही, एक तरीके की इकोनॉमिक वॉर या इकोनॉमिक कंपटीशन कर रहे थे।
अब सिचुएशंस बदल रही हैं और चाइना एक तरफ है और रशिया के तो हालांकि अभी सिचुएशन जो है वो एम्बिग्यूअस है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो चाइना से भिड़ा हुआ है। चाइना जो है वो इकोनॉमिक पावर बन चुका है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इकोनॉमिक सुपर पावर है और दूसरी तरफ अगर आप अमेरिका को देखते हैं तो वो मिलिट्री सुपर पावर है। ऐसी सिचुएशन में दोनों के दोनों देश जो हैं वो आमने सामने आए हुए हैं और लगभग एक न्यू फेज़ ऑफ कोल्ड वॉर या फिर यूं कहेंगे कि न्यू फॉर्म ऑफ कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है, जो कि हथियारों से ज़्यादा इकोनॉमिक फ्रंट पर लड़ा जाने वाला है। हथियार तो चलेंगे, हथियारों से ज़्यादा तो लड़ेगा, लेकिन पिछले वाले कोल्ड वॉर से ये वाला कोल्ड वॉर इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक फ्रंट पर ये लड़ाई ज़्यादा लड़ी जाएगी। अगर ये इकोनॉमिक फ्रंट पर ज़्यादा ये लड़ाई लड़ी जाएगी, ये जो वॉर है कोल्ड वॉर, अगर ये इकोनॉमिक फ्रंट पर लड़ी जाएगी यानी आर्थिक मुद्दों पर लड़ी जाएगी, तो यहाँ पर इकोनॉमी जो है यानी अर्थव्यवस्था जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी और इस इम्पॉर्टेंस में कपलिंग ऑफ इकोनॉमी जो है, कपलिंग ऑफ इकोनॉमीज़ वो भी मायने रखेंगी। कपलिंग ऑफ इकोनॉमीज़ का मतलब किस अर्थव्यवस्था का किस दूसरी अर्थव्यवस्था से जुड़ाव ज़्यादा है वो ज़्यादा मायने रखेगा और हर देश इसी अर्थव्यवस्था के जुड़ाव के नाम पर, एवरी कंट्री, हर देश इसी अर्थव्यवस्था से अपने जुड़ाव के आधार पर ही दूसरे देश से संबंध तय करेगा। ऐसी सिचुएशन में अमेरिका जो है वो मिलिट्री फॉर्म्स में भले ही ताकतवर हो, लेकिन इकोनॉमिक टर्म्स में अमेरिका कमज़ोरी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका ही है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ट्रेड रिलेशंस के मामले में चीन बहुत सारे देशों में अमेरिका को पछाड़ता जा रहा है और खुद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ ये क्रिटिकल सिचुएशन को देखते हुए एनालिसिस करना पड़ेगा जर्मनी का। तो दोस्तों असलियत में प्रूफ क्या है? असलियत में अगर आप दूसरे फॉर्म में देखें तो पूरे कोल्ड वॉर पीरियड के अंदर और उसके बाद भी कोल्ड वॉर पीरियड और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे कोल्ड वॉर एंड पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड अगर आप देखते हैं तो दोनों टाइम पीरियड्स में जर्मनी जो है वो नाटो का मेंबर रहा है और अगर जर्मनी नाटो का मेंबर रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक कंसेप्ट था। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब ये है कि इन नाटो मेंबर्स में एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा और सभी देश मिलकर उस हमले का जवाब देंगे। हालांकि इस नाटो की एग्जिस्टेंस के ऊपर भी सवालिया निशान लगने लग गए हैं, क्योंकि अगर आप टर्की को देखेंगे तो टर्की जो कि नाटो का मेंबर है, वो टर्की भी कहीं ना कहीं नाटो से दूर हटता जा रहा है और नाटो से के देशों के साथ ही लीबिया के अंदर लड़ रहा है। लीबिया में फ्रांस और इटली के अगेंस्ट नाटो जो उसके अलाइज हैं उनके अगेंस्ट लीबिया के अंदर लड़ रहा है। इसी तरीके से जर्मनी को देखा जाए तो जर्मनी का बिहेवियर भी नाटो से मोह भंग होने की फॉर्म में ही नज़र आ रहा है। और इसके प्रूफ अगर आप देखें तो शुरुआत में ऊपरी तौर पर जैसा अमेरिका एलिगेशन लगा रहा है कि भाई 2014 के अंदर सभी नाटो कंट्रीज़ ने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई और इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अंदर अगर आप देखते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाई और इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में अगर आप देखते हैं तो सभी देशों ने ये डिसाइड किया था कि 2% ऑफ देयर जीडीपी वो डिफेंस के ऊपर खर्च करेंगे ताकि सभी देश जो हैं अपने अनुसार मजबूत होते चले जाएं। हालांकि इसमें सवाल ये है कि जो देश जितना बड़ा होगा जिसका जीडीपी जितना बड़ा होगा उसका 2% उतना ही बड़ा होगा। भाई 100 रुपये का 2% 2 रुपये है, 1000 रुपये का 2% 20 रुपये है, 10,000 रुपये का 2% 200 रुपये है। 10,000 रुपये का 2% 200 रुपये है, तो 2 रुपये और 200 रुपये में फ़र्क है। लेकिन जो 2 रुपये दे रहा है वो भी अपनी क्षमता के अनुसार उतनी ही परसेंटेज में दे रहा है जितना 10,000 रुपये वाला या 200 रुपये देने वाला है। तो वही चीज़ है। अब ऐसी सिचुएशन में डिस्टर्बेंस जो एलिगेशन है जर्मनी के ऊपर वो ये है कि जो जर्मनी है अपने डिफेंस बजट के ऊपर
जर्मनी जो है वो अपने डिफेंस बजट के ऊपर 2% की जगह 1.33% ऑफ जीडीपी खर्च कर रहा है। ये ट्रंप का एलिगेशन था, लेकिन असलियत में ट्रंप के दूसरे एलिगेशंस भी हद से ज़्यादा हैं, जो बार बार जर्मनी के बारे में ये कहते हैं कि जर्मनी जो है वो नाटो से ज़्यादा अमेरिका नाटो के मेंबरशिप के नाम पर अमेरिका से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है, रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा है। यहाँ से इनका वर्बल वॉर अप्रॉक्सीमेट 2015-16 के आसपास से 16 के बाद ही तुरंत शुरू हो गया था। 17 तक आते आते ओपनली, क्योंकि ट्रंप आपको पता ही है ज़्यादा वर्ड्स उनके जिस तरीके से निकलते हैं वो सारे डिस्टर्बिंग होते हैं और वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जर्मनी के ऊपर एलिगेशन लगा। हालांकि अब सोचने वाली बात है, अगर बेल्जियम को देखा जाए या इटली को देखा जाए तो ये देश भी अपने टोटल जीडीपी का कम ही परसेंट खर्च कर रहे हैं। बेल्जियम तो 0.93% ऑफ जीडीपी खर्च करता है और इटली जो है वो अप्रॉक्सीमेट 1.22% ऑफ जीडीपी खर्च करता है। 22% ऑफ जीडीपी खर्च करता है। ऐसी सिचुएशन में आप अगर जर्मनी के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो तो बेल्जियम और इटली के ऊपर भी तो उतना ही गुस्सा आपको आना चाहिए, या बेल्जियम और इटली के ऊपर भी आपको उतना ही डांट पिलानी चाहिए। लेकिन असलियत में खेल कुछ और ही है। खेल ये है कि जो जर्मनी है वो ट्रेड बेनिफिट्स से लेकर बाकी सभी बेनिफिट्स के मामले में अमेरिका से सारे बेनिफिट्स लेने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन रिटर्न में उसके जो रिलेशंस अमेरिका से होने चाहिए वो रिलेशंस अमेरिका से ना होकर चाइना से हैं। और जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो चाइना से उनकी जिस तरीके से खटपट है, तो चाइना का साथ देने वाले हर किसी इंसान को वो लपेटते हुए नज़र आते हैं, हर किसी इंसान को वो धार पे रखते हुए या फिर जिसे कहते हैं कि सुनाते हुए या फिर खड़ी खोटी सुनाते हुए नज़र आते हैं। उसी का एक नेक्स्ट लेवल जो था ट्रंप का जर्मनी का क्रिटिसिज्म था। ऐसे में जब जर्मनी और जर्मनी के अमेरिका के साथ रिलेशंस ख़राब होते जा रहे हैं, तो ज़्यादा रिलेशंस ख़राब होने के जो एक्सट्रीम लेवल है वो ये है कि 12,000 विड्रॉल ऑफ 12,000 सोल्जर्स फ्रॉम जर्मनी, विड्रॉल ऑफ 12,000 सोल्जर्स, विड्रॉल ऑफ 12,000 सोल्जर्स फ्रॉम जर्मनी, सोल्जर्स फ्रॉम जर्मनी। अब एक तो जर्मनी से 12,000 सोल्जर्स वापस बुला लेना, हटा लेना, और दूसरा जो हेड क्वार्टर होता था नाटो फोर्सेस का हेड क्वार्टर जो स्टुटगार्ट जर्मनी के अंदर होता था, उसको भी शिफ्ट करने की बात करना, यूरोप के अंदर उसे कहीं और शिफ्ट करने की बात करना। यानी अमेरिका अपने जर्मनी की रक्षा के लिए जो अपने 12,000 सैनिक वहाँ रखे थे उनको वापस बुला रहा है। और वो सैनिक इसलिए रखे गए थे ताकि पोलैंड पहले रशिया के सपोर्ट में ही होता था, ताकि रशिया से डिफेंस के मामले में यहाँ सेना की जर्मनी की प्रोटेक्शन की जाए। लेकिन यहाँ सिचुएशन उल्टी हो गई और अब यहाँ कहीं ना कहीं जर्मनी से सोल्जर्स वापस बुलाने पड़ रहे हैं। यानी एक तरीके का जो डिफेंस पैक्ट है वो टूटता हुआ सा नज़र आ रहा है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्यों जर्मनी, जो किसी टाइम पर सोवियत यूनियन से इतना डर रहा था, कम्युनिज्म से इतना डर रहा था, जिसको फियर था, अपने फियर था, ऐसी सिचुएशन में जर्मनी एकदम से ऐसा टर्न अराउंड क्यों हो चुका है या यू टर्न क्यों हो चुका है? तो मैंने आपको बताया कि ये जो जर्मनी है ये असलियत में दो जो ग्रुप्स हैं उनका फ्रंट लाइन स्टेट है। इधर से ये इधर वाला पार्ट जो है वो रशिया के डोमिनेंस में आज भी है, यहाँ आज भी रशिया का दबदबा या दबाव कहीं ज़्यादा है कम, और इधर की तरफ जो हैं वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ आपको ज़्यादा नज़र आएंगी। और इन सब में सबसे बड़ा और पावरफुल फ्रंटियर स्टेट जो है वो जर्मनी है। अब जर्मनी जो है, इनकी जो चांसलर है एंजेला मार्कल, ये चांसलर वैसे ही हैं जैसे कमोबेश आपके प्रधानमंत्री हैं। सारे का सारा जो काम धाम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इन्हीं के आसपास घूमता है, चलता है, तो वो चांसलर कहलाती हैं। असलियत में जर्मनी के जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, मैंने आपको बताया जर्मनी एक ऐसा देश जिसके दो तरीके के रिलेशंस आपको नज़र आएंगे, एक रिलेशन जो है वो अमेरिका के साथ
अमेरिका के साथ एक रिलेशन जो है वो मिलिट्री रिलेशंस जो हैं वो तो अमेरिका के साथ थे, मिलिट्री रिलेशंस जो हैं वो अमेरिका के साथ थे, और दूसरी तरफ एक तरफ मिलिट्री रिलेशंस अमेरिका के साथ थे, और आज के दिन इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं वो चाइना के साथ हैं। इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं वो चाइना के साथ हैं, और वो इकोनॉमिक रिलेशंस अगर आप देखते हैं तो $233 बिलियन का जो बाईलेटरल ट्रेड है वो चाइना के साथ जर्मनी करता है, और ये चाइना जो है वो जर्मनीज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, जर्मनीज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। अब सबसे बड़ा अगर ट्रेड पार्टनर होगा, अगर सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर होगा तो ऑब्वियस सी बात है जर्मनी जो है अपने इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स को या इकोनॉमिक बेनिफिट्स को ज़्यादा देखेगा, और कहीं ना कहीं यहीं से ही इसके मिलिट्री रिलेशंस अमेरिका के साथ ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या ये रियलिटी है? तो इसको अगर आप देखना चाहें तो चाहे कोविड-19 वाला मामला हो, कोविड-19 के अंदर मिसमैनेजमेंट का जो एलिगेशन चाइना के ऊपर था, या हाइडिंग इंफॉर्मेशंस का जो मामला चाइना के ऊपर था, उसमें लगभग सभी यूरोपियन कंट्रीज़ ने चाइना का क्रिटिसिज्म किया, एंजेला मार्केल ने बिल्कुल भी नहीं किया। दूसरी तरफ अगर आप हुआई का मामला देखते हैं, और हुआई के मामले के अंदर भी एंजेला मार्केल ने पूरी की पूरी अपनी पार्टी तक को साइडलाइन करते हुए हुआई का सपोर्ट किया। इसी तरीके से अगर आप लोग देखते हैं तो वो सिक्योरिटी लॉज जो हैं जो हांगकांग में लागू किए गए, सिक्योरिटी लॉज जो हांगकांग के अंदर लागू किए गए, उन सिक्योरिटी लॉज का क्रिटिसिज्म भी, इंटरनल सिक्योरिटी लॉज जो हांगकांग के अंदर लागू किए गए उनका क्रिटिसिज्म भी एंजेला मार्केल ने बिल्कुल भी नहीं किया। इसी तरीके से रोहिंग्यान प्रांत वाला जो मामला है उसके अंदर भी एंजेला मार्केल ने कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया, और इसी तरीके से उइगुर मुस्लिम्स का जो मामला है उसके अंदर भी चाइना का क्रिटिसिज्म जर्मनी की तरफ से नहीं गया। यानी जितने भी मेन मसले हैं, ऐसी सिचुएशन के अंदर जर्मनी की तरफ से कोई क्रिटिसिज्म ना जाना और चुपचाप बैठे रहना, कहीं ना कहीं जो मामला है वो ये दिखा रहा है कि जर्मनी अपने मामले के अंदर चाइना को सपोर्ट करता हुआ ज़्यादा नज़र आ रहा है कंपैरेटिवली अमेरिका के। और यही एक रीज़न है कि अमेरिका ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया, अमेरिका ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया, और उस स्ट्रॉन्ग स्टेप में एक पहला कदम उठाया कि जर्मनी से अपने जो आर्मी है उसको विड्रॉ किया गया। 12,000 सैनिक, 12,000 सोल्जर्स, वो भी अमेरिकन आर्मी के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है उनको वापस बुला लिया गया है, और उनको और वो भी सबसे बड़ी बात एक प्रोसेस है, आराम से धीरे धीरे ये कुछ हफ्तों के अंदर वापस बुला लेना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खटास आने का एक निशानी है दो देशों के रिलेशंस के बीच में। भाई अगर खटास है तभी ये कहा गया कि भाग जाओ यहाँ से, और बहुत ही कड़े शब्दों में कहा गया। तो जर्मनी आज के दिन जिस तरीके से होता अपनी पोजीशन को चेंज करता हुआ नज़र आ रहा है, कंप्लीट एक यू टर्न लेता हुआ नज़र आ रहा है, टर्न अबाउट होता हुआ नज़र आ रहा है, उसको अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। अमेरिका के लिए इसलिए बड़ा झटका है क्योंकि जर्मनी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग नेशन है, और नाटो के अंदर उसकी एक बहुत अच्छी पैठ है, पोजीशन है, स्ट्रॉन्ग आर्मी है, आर्म्स एम्यूनिशंस के मामले में स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। और इसके अंदर अगर जर्मनी का डाउनफॉल होता है या जर्मनी रशिया के साथ मिलता है तो यूरोप में अमेरिका के दो देश जो यूरोप के अंदर हैं, जो कि कैपिटलिस्ट कंट्री के स्ट्रॉन्ग पिलर्स माने जाते हैं या अमेरिका के स्ट्रॉन्ग पिलर्स माने जाते हैं, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, इन दोनों के ऊपर डायरेक्ट दबाव आएगा। अभी तक बीच में जर्मनी होता था तो दो पीछे खड़े होते थे। अगर जर्मनी कहीं ना कहीं अगर जर्मनी चाइना के कैंप में शामिल हो जाता है और रशिया और चाइना का सपोर्ट करने लग जाता है तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, और अगला नंबर फिर फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम का होगा। यहाँ फिर जर्मनी के जाने के बाद अमेरिका हारता हुआ सा नज़र आएगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन अमेरिका के पाले से निकलकर, अमेरिका के ग्रुप में से निकलकर चाइना के ग्रुप में शामिल होने जा रहा है। अमेरिका को सोचना पड़ेगा। हालांकि इसके मामले में डोनाल्ड ट्रंप की भी बहुत ज़्यादा गलत भूमिका भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सिचुएशंस को कभी भी
मतलब बयान देते हुए कभी पीछे नहीं मुड़े, या बयान देते हुए कभी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया, जो मुंह में आया बक दिया, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको आज के दिन नज़र आएगा, आ रहा है। और ये फेलियर ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स पॉलिसी भी है। तो दोस्तों आगे इस कोल्ड वॉर के अंदर या आगे इस तरीके की सिचुएशंस में क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं वो मैं जल्दी ही बताऊंगा। और एंजेला मार्कर के दिमाग में क्या चल रहा है, जब जैसे जैसे सिचुएशंस क्लियर होंगी इसके ऊपर भी वीडियो बनाता रहूँगा। लेकिन इस समय जिस तरीके से माहौल है, अमेरिका के हाथ से जर्मनी खिसकता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।